हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहित्य रन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की कृतिका का चैप्टर 3 साना साना हाथ जोड़ी, जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, जिसकी लेखिका हैं मधु काकरिया। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी लेखिका के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका मधु काकरिया हैं। मधु काकरिया का जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ता खोर, जो कि एक उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु, ये कहानी संग्रह है। इन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु काकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना भी मिलती है। मधु काकरिया ने समाज में जो अनेक समस्याएं फैली हुई थी, बेकार संस्कृति, महानगर की घुटन, युवाओं में बढ़ती हुई नशे की आदतें और जो असुरक्षा जैसी अनेक विषयों पर इन्होंने रचनाएं लिखी थी। चलिए पढ़ते हैं अपना चैप्टर हम, साना साना हाथ जोड़ी। इसमें दिखाया गया है कि लेखिका स्वयं बता रही है कि वो पर्यटक बन के जाती है घूमने, युमथांग घूमने गई हुई है, उनको बर्फ़ देखना है, तो अपना जो वहाँ का वर्णन है वो करती हैं। अब सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि लेखिका पहले सिक्किम जाती हैं ट्रेन से, ट्रेन के द्वारा वो सिक्किम पहुँचती हैं। उनको युमथांग घूमने जाना है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक जाएंगी, तो वहाँ का वर्णन वो करती हैं। जैसे ही वो ट्रेन से पहुँचती हैं सिक्किम, वहाँ का वर्णन कर रही हैं कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था, सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधिस्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात, और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, अर्थात जादू जगा रही थी। सब कुछ लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई जादू देख रही हो। उसको वो गंगटोक शहर इतना सुंदर था कि सब कुछ जादू जैसा लग रहा था। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था, और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अतीन्द्रियता जो इंद्रियों से परे हो, जिससे समझा जाना ना जा सके। धीरे धीरे एक उजाला उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूँ प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना की ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। लेखिका बता रही है कि सुबह सुबह वो एक नेपाली युवती से मिली थी और उन्होंने उससे एक ये प्रार्थना सीखी थी कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंघा दिखाई देती हैं, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंघा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंघा ना दिखनी थी ना दिखी, पर सामने ही तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ, अर्थात जहाँ लेखिका को जाना था, युमथांग जहाँ पर उनको बर्फ़ देखनी थी, वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो वहीं पर उनको पहुँचना था। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। लेखिका जब ट्रेन से वहाँ रुकती है, गंगटोक से जाने लगती है युमथांग, तो उसको मिलता है एक गाइड जितेन नार्गे, जो ये पर्यटक होते हैं सैलानी,
वो होते हैं, लेखिका होती है, उनके मित्र होते हैं, इन सब को वो जितेन नार्गे लेकर के जा रहा है, जो कि ड्राइवर भी है। तो वो इन सबको सारी चीज़ों के बारे में बताता हुआ जा रहा है। वो लेखिका उनसे बचकाने उत्साह से पूछने लगती है, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? वो बोला, चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ जो छोटी छोटी झंडियाँ होती हैं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। यहाँ लोग जो हैं सभी बुद्ध को बहुत मानते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। नार्गे बता रहा है कि जब किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर 108 सफ़ेद पताकाएँ लगाई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये नई पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। वो बता रहा है कि जब किसी नए कार्य की शुरुआत होती है तो ये पताकाएँ लगाई जाती हैं, लेकिन जब उस समय ये रंगीन लगाई जाती हैं। लेकिन जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उस समय सफ़ेद लगाई जाती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोलें खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। वहाँ पर एक जगह होती है कवि लॉन्ग स्टॉक, तो वहाँ पर जीप रुकती है, लोग रुकते हैं उसके बारे में जानने के लिए। नार्गे बताता है कि यहीं पर, इसी जगह पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़ बमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। एक जगह और भी वो दिखाता है, जो वहाँ की एक जनजाति होती है सिक्किम की, लेप्चा और भूटिया। वो जनजाति ऐसी थी जो आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े करती रहती थी। तो एक शांति वार्ता के तहत वहाँ पे एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था, तो उसी के स्मारक के रूप में वो जगह आज भी प्रसिद्ध है। वही नार्गे उन लोगों को बता रहा है। तो ये याद रखने वाली बात है कि वहाँ पे जो दो जनजातियाँ हैं वो लेप्चा और भूटिया हैं। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की ये दोनों स्थानीय जातियाँ हैं वहाँ की। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम, यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। नार्गे कहने लगा, मैडम, ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। फिर लेखिका कहती, क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। लेखिका सोचती है हमारा देश एक है, चाहे जहाँ जाएं हम, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो आस्थाएं हैं, सब जगह हमारी एक जैसी ही मिलती हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। पहले हम समतल पे थे, मैदान में थे, धीरे धीरे हम पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं। लेखिका बता रही है, बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जा रहे थे, नीचे सब कुछ धीमा, मतलब हल्का होता जा रहा था, सभी गायब होते जा रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी लेखिका कि जब वो नीचे देख रही थी तो सारे जो पेड़ पौधे थे और घर थे वो बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, अर्थात ताश के पत्तों की तरह। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं दिख रहा था, बल्कि अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा।
घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियाँ चौड़ी होने लगी। जब हम मैदानी इलाके में होते हैं, समतल में होते हैं, तो हमारे सामने जो पहाड़ होता है वो बहुत ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे ऊपर जाने लगते हैं तो पहाड़ छोटे होते जाते हैं और नीचे की जो समतल ज़मीन है वो बहुत गहरी होती चली जाती है। तो वही लेखिका बता रही है, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। वैसे तो पहाड़ जो है वो हरे भरे होते हैं, वहाँ फूल भी दिखाई दे रहे थे जो बहुत तेजी से मुस्कुरा रहे थे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते ऐसा लग रहा था हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। वहाँ की जो सुंदरता थी वो इतनी ही अच्छी थी, इतना ऐसा उन पर प्रभाव पड़ा कि जितने भी पर्यटक थे वो झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूँ, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से अपना सिर निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते झरनों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। वहाँ पर एक तिस्ता नदी थी, ये सबसे फेमस महत्वपूर्ण बात है, तिस्ता नदी। ये याद रखने की ज़रूरत है। ये पूछा जा सकता है कि वहाँ पर कौन सी नदी देखी थी लेखिका ने, तो वो है तिस्ता नदी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ही यह तिस्ता नदी बह रही थी। सिलीगुड़ी से जब चले थे हम, वहाँ से ही हम तिस्ता नदी हमारे साथ ही थी। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी। लेखिका इतना उत्साहित हो रही थी, यानी उसके अंदर इतनी गर्व की भावना आ गई थी कि उसे लग रहा था कि मैं हिमालय को सलामी दूं। इतना अच्छा लग रहा था हिमालय को देखकर उन्हें। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। ये भी याद रखने की बात है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि हिमालय से जो झरना गिर रहा था उसका नाम क्या था, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में व्यस्त थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका इतना प्रसन्न हुई, इतना मतलब वो डूब गई उसमें, उसका मन ही अंदर से एकदम संगीतमय हो उठा। उसे लगा कि क्या सब कुछ इतना सुंदर हो सकता है। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सीमाओं से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। लेखिका बता रही है कि हमें जब लगता था कि हम ही बड़े हैं, मैं ही बड़ी हूँ, मुझसे आगे कुछ भी नहीं है, ये जो दुनिया थी हमारी वही सीमित है, लेकिन यहाँ आकर देखा तो पाया कि सब कुछ बहुत ही निर्मल है, बहुत ही शुद्ध है, हमसे भी ज़्यादा बड़ा कुछ है यहाँ पर जो कि बहुत ही सुंदर है। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को, पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही वह फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी।
प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। लेखिका बता रही है कि ऐसा लग रहा था प्रकृति मुझे बहुत समझदार बनाना चाहती है, बता रही है कि जीवन का रहस्य क्या है। सब कुछ वही नहीं है जो जितना हम कुछ देखते हैं, उससे बाहर भी कुछ है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत यानी स्वर्ग जिसे कहते हैं, जिससे अच्छा कुछ भी ना हो, इतना अधिक सौंदर्य। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रों के फूल। ये दो फूलों के नाम दिखाए गए हैं इसमें, प्रियुता और रोडोडेंड्रों के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। चैरवेती चैरवेती, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। चैरवेती चैरवेती का मतलब होता है चलते रहो चलते रहो। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना पर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। वहाँ के सौंदर्य को देख करके लेखिका को ईश्वर का एहसास हुआ कि हाँ, ईश्वर भी है। ठीक है, तो फिर से वह उस प्रार्थना को गाती है, साना साना हाथ जोड़ी, कि मेरा सारा जीवन आप अच्छाइयों को समर्पित है। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर घुंघरू अचानक टूट गए हों। मैंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों के पीठ पर बंधी डोको जिसे कहते हैं बड़ी टोकरी में उनके बच्चे बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े बीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है। इसमें लेखिका बता रही है कि हम जैसे समझते हैं कि जीवन हमारा बहुत आसान है, हम बहुत सरल तरीके से जी रहे हैं, सारी सुविधाएं हमें आराम से मिल जाती हैं, लेकिन लेखिका वहाँ जाकर यह भी देखती है कि पहाड़ों पर जीवन कितना मुश्किल है। वहाँ भूख, मौत, दीनता और जिंदा रहने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, कितना मुश्किल होता है ये सब, कि वहाँ पर औरतों के लिए ममता और उसके साथ परिश्रम दोनों एक साथ कैसे वो कर रही हैं। मैंने पूछा उनसे कि यह क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिमशिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अचानक निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। तो कितना खतरनाक होता है वहाँ पर कार्य करना। थोड़ी सी चूक हुई और सीधा मृत्यु सामने होती है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था,
जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में बड़े ठाठे, ठाठे यानी जो गट्ठर पड़ जाते हैं, कुदालियों से काम करते करते तोड़ते तोड़ते गट्ठे पड़ जाते हैं। तो लेखिका बता रही है कितनी, ये तब उसे समझ में नहीं आया था, लेकिन आज उसे पता चला कि ये वहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ था कि कितना संघर्ष करती हैं ये औरतें। वो एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। ये तो था सावधान करने के लिए कि रास्ते इतने खतरनाक हैं तो संभल के ही चला जाए। थोड़ा और आगे बढ़े कि एक फिर चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था और हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, सिक्कमी परिधान, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। बोकू कहते हैं एक वहाँ का जो वस्त्र होता है, सिक्किम का पहना जाने वाला वस्त्र, वो पहने हुए थी और चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से धमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी, यानी मैं खुशी से चिल्ला उठी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। युमथांग पहुंचने के लिए रास्ते में पड़ा था लायुंग, तो वहाँ पर इनको रुकना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, बस एक छोटी सी बस्ती थी लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी, वहाँ कोई भाग दौड़ नहीं थी, सब बिल्कुल शांत प्रकृति थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर। वहाँ पे तिस्ता नदी है। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, धीरे धीरे हल्की हल्की सी हवा चल रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे, यानी शाम हो रही थी। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की रुंझुनाहट आंखें अनायास भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। लेखिका कहती है कि जहाँ पे सारी चीज़ें संपूर्ण हैं, कुछ भी प्रदूषित नहीं है, वातावरण एकदम स्वच्छ है, वहीं पर सुख और शांति है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। लेखिका बता रही है कि हम लोगों ने ही अपनी प्रकृति का सर्वनाश कर रखा है। पेड़ों को काट कर हर जगह प्रदूषण फैला करके सब कुछ खराब कर दिया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर
तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा, स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में जब हाथ में जल लेते हैं तो संकल्प करते हैं। तो लेखिका सोचती है मैं क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, भीतर का सारा हलाहल। हलाहल का मतलब होता है विष, अंदर की सारी कलुषता, सारी तामसिकताएं बह जाएं, मेरी सारी बेकार, मेरी सारी अवगुण जो है अंदर के वो सब बह जाएं इस पानी के साथ, इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से, परियों की कहानी से मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ, मस्ती और मादकता का ऐसा मिलन हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे खुशी से। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने, लेखिका की जो सहेली मणि है 50 वर्षीय है, कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते ही रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जो नीचे का तल था वहाँ से हम 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी कि हम इतनी ऊंचाई पर आ गए, लेकिन फिर भी हमें बर्फ़ नहीं मिली। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। कितना आनंद आता है बर्फ़ को देखने में जब हम यहाँ पे समतल जगह से पहाड़ों पर जाते हैं बर्फ़ देखने के लिए। तो वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है ना। उन्होंने बताया कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है इसकी वजह से स्नोफॉल कम हो रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहाँ सर्दियाँ बर्फ़ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाओ एक जगह है पहाड़ों पर जिसको भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, जिसे अभी तक लोग इतना चर्चा में नहीं आया है वो, इसलिए वो टूरिस्ट स्पॉट, जब कोई चीज़ जब टूरिस्ट स्पॉट बन जाती है तो काफ़ी चर्चा में आ जाती है। तो वो वहाँ पर अभी कोई टूरिस्ट इतना वो स्थल नहीं बना हुआ, पर्यटक स्थल नहीं बना हुआ है, इसलिए वो इतना चर्चा में नहीं है अभी, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। इसलिए वो जैसा था, जैसा प्राकृतिक स्वरूप उसका है वैसा ही है उसका। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, लायुंग से भी वो 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर के थैले में रखे उसका महुआ गुडुप कर लिया था। गुडुप यानी खा लिया, निगल लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओ की ओर। कटाओ का रास्ता और ख़तरनाक था, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते जाएंगे रास्ते और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे थे, और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश। एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवा आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी
बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत बदले में उत्तर दिया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। कि यानी उसका कहने का अर्थ ये था कि कटाओ स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। राम रोछो का अर्थ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे, यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सेंधे मलाई सताऊच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुं ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। नेपाली भाषा में वह गा रहा है कि तिम्रो माया सेंधे मलाई सताऊच। उसका अर्थ है, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, लेखिका चाहती थी जूते खरीदना, लेकिन वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं थी क्योंकि वो कोई पर्यटक स्थल तो था नहीं, इसलिए वहाँ पर दुकानें भी नहीं थी। और दुकानें नहीं थी, यही वजह थी कि वहाँ पर प्रदूषण भी नहीं था और वहाँ बर्फ़ पड़ रही थी। दनादन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिसने महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। अर्थात लेखिका वहाँ पर ईश्वर का अनुभव कर रही थी, वह आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो रही थी। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। लेखिका कह रही है कि यही कारण रहा होगा जब ऋषि मुनि पहाड़ों पर आकर रहते थे, पर्वतों में, कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे और यहाँ पर प्रकृति की सौंदर्य में कितना शांतिमय जीवन अनुभव करते थे और सत्य की खोज करते थे। कहती है, अगर ऐसा सौंदर्य कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो थोड़ी देर के लिए उसके मन में करुणा यानी कि कलुषता सारी कलुषता, तामसिकता मिट जाएगी। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरी एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है।
सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल को इकट्ठा कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जल धारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। लेखिका इसके बारे में सोचती है, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में विचार करती रहती है, लेकिन साथ ही साथ उसे उन पहाड़ियों की दशाओं पर का भी ख्याल आता रहता है कि वह किस तरह से इतना मेहनत करके हमारे लिए रास्ते बनाती हैं। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी देर पर ही चीन की सीमा है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में? उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। तो वो फौजी जो इतनी ठंड में बर्फ़ में आधे आधे घुटनों तक, अपने घुटनों तक बर्फ़ में खड़े रह करके हम लोगों की रक्षा करते हैं, ताकि हम अपने घरों में आराम से चैन से सांस ले सकें, अपना काम कर सकें, सुख सुविधाओं में रह सकें। फेरी भेटुला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी हम आपके आने वाले कल के लिए अपना आज देते हैं आप लोगों को। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है यहाँ पर, वो तैनात रहते हैं। लेखिका महसूस कर रही है कि हम अपने घरों में, यहाँ पे इतनी सुख सुविधाएँ हैं, वहाँ रहते हुए हम कभी इन चीज़ों को अपने मन में नहीं सोचते, ख्याल ही नहीं आने देते कि हम इस तरह से आराम से रह रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे फौजी जो हमारी रक्षा कर रहे हैं इतनी जमाने वाली ठंड में भी। और जिन सकरे, घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पहले ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रों के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आँख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाओं के हिमशिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा, और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। पहले लेखिका को युमथांग कितना सुंदर लगा था, वहाँ का सौंदर्य ही उसे बहुत भाया था, लेकिन जब कटाव जाती है तो वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके उसे युमथांग भी फीका लगने लगता है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। लेखिका को सुनकर बड़ा अच्छा लगता है जब वो बोलती है युवती कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। क्योंकि सिक्किम जो है वो पहले अलग राज्य था, जब से भारत में मिल गया तो वो लोग भी अपने आप को भारतीय ही कहते हैं।
जीप में बैठने को हुए कि पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। तो जितेन बता रहा है, नार्गे लेखिका को बताता है कि मैडम यहाँ एक ऐसा पत्थर है जहाँ पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। आज भी वो निशान यहाँ पर हैं, जिससे ठोकर लग के गुरु नानक की थाली से छिटक कर चावल बाहर गिर गए थे। और जहाँ जहाँ चावल गिरे थे वहीं तभी से चावल की खेती होने लगी, क्योंकि सिक्किम में पहले चावल नहीं होता था। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। खेदुम एक क्षेत्र था। उसे बताता है जितेन कि 1 किलोमीटर का एरिया है और यहाँ पर लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तो लोगों ने वहाँ पर एक अपना बना रखा है कि जिससे यहाँ पर प्रदूषण ना फैले। तो लेखिका पूछती है, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता, भारतीय आर्मी के कप्तान थे शेखर दत्ता, कप्तान शेखर दत्ता। उनके दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ और जीप आगे बढ़ने लगती है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।